नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पहले और दूसरे दौर के चुनाव के बाद अब तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बक्सर और सारण में मांझी में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी कई रैलियां की, जबकि एनडीए की ओर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह छपरा पहुंचे। वहीं इस बीच एक बार फिर से एनडीए और महागठबंधन के बीच पोस्टर वॉर फिर से शुरू हो गई है। इन सबके साथ आपको रूबरू कराएंगे बिहार के मधेपुरा जिले के चुनावी मुद्दों से, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। तीसरे दौर के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रचार, बक्सर और सारण में 2 जनसभाएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी कई रैलियां। एनडीए की ओर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाला मोर्चा, बक्सर और छपरा में जनता से मुखातिब, रामविलास पासवान की भी रैली। एनडीए और महागठबंधन में फिर पोस्टर वॉर, बीजेपी के प्रदेश नेताओं के पोस्टर पर विरोधियों का निशाना, एनडीए का पलटवार। और बिहार के मधेपुरा में बिजली बड़ा चुनावी मुद्दा, छात्र पढ़ाई के लिए तो किसान सिंचाई के लिए बिजली से महरूम। तीसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बक्सर और सारण में 2 रैलियों को संबोधित किया। बिहार के विकास के नाम पर जनता से वोट मांगते हुए सोनिया ने केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। सोनिया गांधी ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार भी ठहराया। कुछ टेलीविजन चैनल ने चुनाव का सर्वे या ओपिनियन पोल दिखाया है। इसे देखकर एनडीए के कुछ नेताओं की नींद उड़ गई है। कुछ इसी अंदाज में अपने राजनीतिक रकीबों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को तीसरे दौर के प्रचार का आगाज कर दिया। सोनिया गांधी ने बक्सर और सारण के मांझी में 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने जनता से विकास के नाम पर वोट मांगे, जबकि केंद्र को बंटवारे की सरकार करार दिया। जनता पर अपनी विचारधारा थोपने में लगी है, हमारी सामाजिक सद्भाव की नींव को कमजोर करने में लगी, सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, अफवाहें फैलाकर बेगुनाहों को मारा जा रहा है। उनकी जिंदगियों पर भी जिस तरह हमले हो रहे हैं, उनके विचारों को व्यक्त करने की आवाज छीनी जा रही है। यह सिर्फ दुख की बात नहीं है, यह शर्म की बात है। प्रधानमंत्री के तमाम वादों को खोखला बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने जीएसटी कानून को महंगाई बढ़ाने वाला बिल बताया। 60 साल के कांग्रेस राज की उपलब्धियां गिनाते हुए आरक्षण मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार पर वार किया। प्रधानमंत्री जी गरीबों, वंचितों और पिछड़ों को आरक्षण का जो संवैधानिक अधिकार है, उसे भी खत्म करने का संकेत उन्होंने दिया है, जिनके इशारे पर आपकी सरकार चल रही है। और इस पर एक लंबे समय तक आपकी चुप्पी आपकी नीयत पर सवाल खड़ा करती है। रोजगार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर भी सोनिया ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की तारीफ करते हुए जनता से महागठबंधन को जीत दिलाने की गुजारिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में 2 दौर का चुनाव अब खत्म हो गया है। बाकी बचे 3 चरणों के लिए पार्टियां खूब पसीना बहा रही हैं। महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार रोज कई रैलियां कर रहे हैं। आज हुई करीब 7 रैलियों में उनके निशाने पर समूचा एनडीए कुनबा रहा। बिहार में महागठबंधन के प्रचार की अगुवाई नीतीश कुमार के जिम्मे है। नीतीश एक दिन में कई रैलियां कर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में हैं। छपरा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सिताब दियरा में एक चुनावी सभा में
नीतीश ने एनडीए गठबंधन पर खूब तंज कसे। विधानसभा का चुनाव भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़े और अगला साल पंचायत का चुनाव आएगा, वो भी ये लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़े। तो भाजपा का जो गठबंधन है उसमें सब पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया, आपस में मेल नहीं है। नीतीश ने आज छपरा के अलावा एकमा, बनियापुर, गरखा, सारण के अमनौर, वैशाली के राघोपुर और पटना के फुलवारी में जनसभाएं की। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधने के साथ ही अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। 10वां 12वां तक तो छात्र छात्राओं के पढ़ने का रास्ता बन गया है। जो भी छात्र छात्रा 12वीं के आगे पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे उनको राज्य सरकार 4 लाख रुपया का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएगी। बिहार में तीसरे दौर का मतदान 28 अक्टूबर, चौथे का 1 नवंबर और आखिरी दौर का मतदान 5 नवंबर को होगा। लालू प्रसाद और कांग्रेस से गठबंधन का फायदा नीतीश को मिलता है या नहीं, ये 8 नवंबर को मतगणना के दिन पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार में बचे हुए 3 दौर के चुनाव के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए के तमाम बड़े नेता न सिर्फ रैली कर रहे हैं बल्कि बयानों के जरिए भी महागठबंधन को घेरने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। एक तरफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बक्सर और छपरा में रैली की, तो वहीं रविशंकर प्रसाद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लालू प्रसाद और नीतीश पर तीखे आरोप लगाए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज छपरा और बक्सर की रैलियों में जोर देकर कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। इस मौके पर उन्होंने महागठबंधन को विकास विरोधी करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि महागठबंधन के नेता जातिवादी राजनीति कर रहे हैं और बिहार की तरक्की से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उसका उपयोग करने के बजाय आप कह रहे हैं कि इस प्रकार के पैकेज की हमको कोई जरूरत नहीं है। बहनों भाइयों, हम लोगों ने तो अपना धर्म दिखाया। बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी एनडीए के लिए प्रचार किए। जिन इलाकों में तीसरे दौर में मतदान होने हैं वहां एलजेपी ने भी कई रैलियां की। पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने बक्सर की रैली में महागठबंधन पर कई आरोप लगाए। लालू यादव खुल के भ्रष्टाचार करता है, नीतीश कुमार छिप के भ्रष्टाचार करता है। उसके समय में खुलेआम कानून व्यवस्था की हालत खराब थी। आज क्या है? आज डीजीपी का रिपोर्ट पढ़िए। 2005 में बिहार में संज्ञेय अपराध 1 लाख था और आज बढ़कर के 1,95,000 हो गया है। उधर आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली स्थगित होने की खबर को अफवाह करार दिया। कोई रैली रद्द नहीं हो रही। गलतफहमी के शिकार है नीतीश कुमार जी। पीएम की रैली है, होगी, रहेगी और नीतीश कुमार जी दोबारा अब स्वप्न देखना छोड़ दें बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब आराम करें। एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, जनता ने फैसला ले लिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन से कई सवाल पूछे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के पास बिहार की तरक्की के लिए कोई एजेंडा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच बिहार में पोस्टर को लेकर एक बार फिर से सियासी जंग अपने चरम पर है। पटना एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के पोस्टर हटने के बाद अब पार्टी के प्रदेश नेताओं के पोस्टर जगह जगह लगने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक विरोधियों का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से ऐसा कर रही है, जबकि बीजेपी ऐसी बातों से साफ इनकार कर रही है। एक तरफ शिकायत के बाद पटना एयरपोर्ट से पीएम और बीजेपी अध्यक्ष के पोस्टर हटे, तो दूसरी ओर जगह जगह पोस्टरों पर अब बीजेपी के स्थानीय चेहरे देखे जाने लगे हैं। अब ये दफातन हो या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा, राजनीतिक विरोधी चुटकी ले रहे हैं। उन्होंने स्थानीय चेहरों को इसलिए खड़ा किया है ताकि हार का ठीकरा उनके सर पे पड़े और महफूज रखे मोदी जी, अमित शाह को। ये रक्षा कवच बनाने की तैयारी है भाई। पोस्टर बदलने लगी, चुनावी रैलियां रद्द करने लगी। चुनाव के बीच में आकर के रणनीति बदलने से जनाधार आपको नहीं मिलेगा। हार की जिम्मेदारी जो बेचारे गरीब हमारे बिहार के भाजपा नेतागण हैं, उन पर देने की तैयारी हो रही है।
हालांकि एनडीए इसे विरोधियों का शिगुफा करार दे रही है और इसे महज रणनीति का एक हिस्सा बता रही है। लोग मोदी जी को साथ देंगे, बीजेपी को साथ देंगे, ये हमारा विश्वास है। बाकी छोटी मोटी इश्यूज के बारे में ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोशिश चल रही है, मगर लोग जो समझदार है। ये तो चुनाव की रणनीति का पार्ट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, लेकिन बिहार का जहां तक सवाल है, हम हैं बिहार के नेता, हम सब लोग हैं। कई तरह के पोस्टर छपते हैं चुनाव में और उसमें अलग अलग समय पर छपता है, ये स्ट्रेटजी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वहीं पटना एयरपोर्ट पर पीएम के पोस्टर मामले में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और नोटिस का उचित जवाब न देने की सूरत में एयरपोर्ट प्रबंधन के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल महागठबंधन ने इन पोस्टरों पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग के आदेश पर इन्हें हटा लिया गया था। शिशिर चौबे, राज्यसभा टीवी। और चलते हैं सीधा पटना, जहां से वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी पोस्टर वॉर का जो एक सेकंड सेगमेंट शुरू हुआ है, उसी पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। क्या है वाकई में सच्चाई, क्या है जमीनी लेवल पर? क्या जैसा कि महागठबंधन और उसके जो घटक दल हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, पहले जो 2 दौर हुए हैं उसमें जो मतदान हुआ है वो खिलाफ गया है एनडीए के, क्या ये वाकई में कुछ लग रहा है, ऐसी आबो हवा है, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि हमारी चुनावी स्ट्रैटेजी पहले से तय थी, क्या ये वो स्ट्रैटेजी ही है? देखिए, कुछ तो है पर्दे के पीछे। कह सकते हैं कि यह सिर्फ रणनीति नहीं दिखती है, और अगर ऐसा था तो ये कैसे हुआ कि चारों तरफ पटना से लेकर दूर दराज के इलाके में सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीरें प्रमुखता से पोस्टर पर, होर्डिंग्स में, बिलबोर्ड्स पर दिख रही थीं। तो ये जब लगातार इस तरह से वो छाए हुए थे चारों तरफ, और उसमें अब जो तब्दीली की गई है तो सवाल तो उठते हैं, लोगों के मन में कई तरह की बातें उठ रही हैं, और इसको भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति कहा है। लेकिन कैसे, क्यों ये रणनीति, इस रणनीति के पीछे मकसद क्या हो सकता है, इसकी सफाई नहीं दी गई है। और ये नहीं कहा गया है कि इस रणनीति से उनको लाभ क्या होने जा रहा है, या इसकी ऐसी कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। तो कह सकते हैं कि जरूर कुछ न कुछ फीडबैक इस तरह का मिला होगा दल को, गठबंधन को। लेकिन ये जो बात उठी है मणिकांत जी, उन्होंने अपनी एक तरह से रणनीति ये जो बात उठी है, मुझे लग रहा है ये बड़ी दूर तलक जाएगी, क्योंकि इतना चरम पर है प्रचार अभी, और मुझे नहीं लगता कि आरक्षण के बाद महागठबंधन के पास कोई ऐसा कोई मुद्दा हाथ लगा हो जिससे एनडीए पर पलटवार किया जाए। आपको लग रहा है कि एनडीए के लिए ये बड़ा घातक भी हो सकता है अगर इसने सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया अपने आप को, डिफेंड नहीं किया अपने आप को? देखिए, ये जो पिछले 6-7 दिन गुजरे हैं, इसमें ये लग रहा था कि जिस तरह से प्रचार महागठबंधन के नेताओं ने किया कि ये जो 2 चरणों के मतदान हुए, उसमें उन लोगों ने जोर शोर से यह प्रचार किया कि हम लोग जीत रहे हैं, हमारी हवा बन रही है, ये लोग बीजेपी गठबंधन के लोग पीछे जा रहे हैं। एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि उसने बढ़त ले ली इस मुहिम में, इस प्रचार में। तो ये इसका असर दिख रहा था। अब जो लग रहा है, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो नेताओं के अब की सभाएं हो रही हैं, तो अब उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये जो 2-4 दिन गुजरे हैं, उसमें ये लगने लगा था कि ये लोग कहीं पीछे तो नहीं हट रहे, और इसका सीधा से कोई मौका विपक्ष यानी महागठबंधन यहाँ चूकना नहीं चाहता। उसको तो एक मौका मिलना चाहिए, और वो ये लोगों को बताने पर, जताने पर आमादा है कि चूंकि 2 चरणों के मतदान में इनको थोड़ी निराशा हुई है, इसलिए ये सभी जानते हैं कि ये पहले जो 2 दौर हुए हैं उसका जो भी मतदान प्रतिशत रहा है या महिलाओं की भागीदारी रही है, इस पर कयास ही लगाए जा सकते हैं। अभी किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन नेता इसे अपने अपने हिसाब से बुना रहे हैं, और यही राजनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया मणिकांत जी। एक बात जोड़ना चाहता हूं इसमें, माफ कीजिएगा मणिकांत जी, समय का अभाव है, हमें खबरों का रुख करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी को भविष्य में संभल कर बयान देने की हिदायत दी गई है। चुनाव आयोग की ये नसीहत सुशील मोदी पर लगे आचार संहिता के उल्लंघन के बाद आई है। बीती 28 सितंबर को भभुआ की रैली के दौरान सुशील कुमार मोदी ने जनता से लोक लुभावन वादे किए थे, जिसमें पिछड़ों को मुफ्त रंगीन टीवी, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप,
और गरीबों को धोती साड़ी देने का वादा किया गया था। हालांकि सुशील मोदी ने आरोपों पर यह सफाई दी थी कि ये बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ करते हुए कहा कि सुशील मोदी ने यह बयान विजन डॉक्यूमेंट के जारी होने से पहले दे दिया था, लिहाजा उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें भविष्य में दोबारा ऐसा ना करने की हिदायत दी है। हालांकि इस मामले को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। तीसरे और चौथे दौर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम 2 दिन के दौरे पर रविवार को बिहार पहुंचेगी। इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी और चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति और ओम प्रकाश रावत भी शामिल होंगे। टीम पहले पटना और फिर मुजफ्फरपुर का दौरा करेगी। निर्वाचन आयोग की ये टीम राजनीतिक पार्टियों और सरकार के अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी। दरअसल 28 अक्टूबर को तीसरे दौर और 1 नवंबर को चौथे दौर के लिए मतदान होना है। इससे पहले 12 अक्टूबर को पहले दौर का और 16 अक्टूबर को दूसरे दौर का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। और तैयारियां भी जोरों पर है। बिहार चुनाव के 5वें दौर के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। विधानसभा चुनाव के इस आखिरी दौर में 9 जिलों में यानी कि मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की 57 विधानसभा सीटों पर इन जिलों के 5 नवंबर को मतदान होना है। आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव के इस चरण के लिए इससे पहले 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई थी। 15 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल किए गए और इस दौर के लिए 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और आज नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। नाम वापसी 19 अक्टूबर को होगी। आपको बताएं कि 5 नवंबर को 5वें दौर की वोटिंग के बाद बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर मतदान का काम पूरा हो जाएगा और 8 नवंबर को नतीजे आएंगे। और अगर चौथे चरण की बात करें तो विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। बिहार के चुनावी रण में चौथे दौर में 7 जिले हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, पश्चिमी चंपारण है, सीवान है, सीतामढ़ी है, गोपालगंज है, शिवहर है। ये वो जिले हैं जिनमें चौथे दौर की मतदान होना है। पूर्वी चंपारण की 12, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिमी चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी की 8-8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट है। ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझ रहे हैं कि किस जिले में चौथे दौर में कितनी सीटें हैं। और विधानसभा चुनाव के इस दौर के लिए 14 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल करने का सिलसिला चला। 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच पूरी हुई और नाम वापसी का दिन आज था 17 अक्टूबर। और इस दौर में 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चौथे चरण की सभी 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो कुल मिला के बिहार विधानसभा चुनाव की 1/3 सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है और अब तक 81 सीटों पर पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई है। राजनीतिक दलों के बीच बढ़े मत प्रतिशत को अपने अपने पक्ष में बताने की होड़ भी लग गई है। एनडीए इसे सत्ता में बदलाव की लहर बता रही है, तो महागठबंधन का दावा है कि नीतीश सरकार के काम से उत्साहित लोगों ने मत प्रतिशत बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार में पहले और दूसरे दौर के चुनाव में मतदाता उमड़ पड़े। उत्साह का आलम यह था कि पिछले विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पहले चरण में 2010 की तुलना में करीब 4% और दूसरे चरण में 3% ज्यादा वोट पड़े। खास बात ये रही कि महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर ये मतदाता किसके लिए निकले। महागठबंधन कह रहा है कि दलित, पिछड़ों और सवर्ण गरीबों की गोलबंदी की वजह से मत प्रतिशत बढ़ा। महागठबंधन बहुत निर्णायक बहुमत के साथ वापस आया। बीते 20 वर्षों में मैंने कम से कम दलितों, पिछड़ों, सवर्ण गरीबों की ऐसी गोलबंदी कभी नहीं देखी और वो प्रथम चरण में परिलक्षित हुआ। द्वितीय चरण में और भी बेहतर ढंग से सामने आया। जो प्रथम चरण का ट्रेंड है वो दूसरे चरण में और गहराता जा रहा है महागठबंधन के। जबकि बीजेपी का कहना है कि लोगों ने सत्ता में बदलाव के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया है। एनडीए ने
विरोधी गठबंधन पर भारी बढ़त हासिल की है। बिहार की जनता की जो व्याकुलता है इस सरकार को अविलंब सत्ता से हटाने का, उस व्याकुलता ने ही इस मत प्रतिशत को बढ़ाने का काम किया है। जानकारों की माने तो एनडीए और महागठबंधन की तरफ से जोरदार प्रचार ने लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों ही तरफ से व्यक्तित्व की मुखरता और उसका आकर्षण लोगों के बीच, इसने काफ़ी लोगों को एग्रेसिव तरीके से वोट करने को प्रोत्साहित किया है। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन वास्तविक निष्कर्ष के लिए तो फिलहाल 8 नवंबर तक नतीजों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सियासत से अलग अगर कुछ मुद्दों की अगर हम बात करें तो बिहार के सीवान जिले में बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। सीवान वैसे तो आरजेडी का गढ़ रहा है, लेकिन स्थानीय लोग अब चुनाव में विकास की आस में मतदान की तैयारी में हैं। 8 विधानसभा सीटों वाले सीवान में चौथे चरण के तहत 1 नवंबर को मतदान होना है। सीवान देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली के रूप में पहचाना जाता रहा है, लेकिन बाद में यह जिला यहां से आरजेडी सांसद रहे और कई अपराधों में जेल की सजा काट चुके शहाबुद्दीन की वजह से चर्चा में रहा। सीवान में दाखिल होने पर कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे मुखर रूप से नजर आता है। हालात कुछ बदले हैं, लेकिन इसके पहले जो हालात थे, कब किसकी हत्या कर दी जाएगी और सीवान शहर में कब बम का प्रहार हो जाएगा। दुकानें शाम 6 बजे बंद हो जाती थी, वीरान लगता था सीवान, लोग यहाँ आने से डरते थे। बिहार के पश्चिम में स्थित इस जिले में समस्याओं की कमी नहीं है। न यहाँ अच्छा अस्पताल है, न सड़कें और न ही रोजगार, लेकिन चुनाव आते आते जाति का मुद्दा इन सब पर हावी हो जाता है। विकास के मामले में भी सीवान काफी पीछे रहा। सीवान में पूर्व में भी कई औद्योगिक इकाइयां जनबद्ध थी, जिसको चलाने के लिए, जिसको संचालित करने के लिए, जिसको पुनर्जीवित करने के लिए कोई प्रयास सीवान के किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं किया। 8 विधानसभा सीटों वाले सीवान में 2010 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार आरजेडी और जेडीयू के साथ आने से समीकरण बदल गए हैं। इंडस्ट्रीज के लिए हमारी सरकार ने काफी प्रयास भी किया है, और जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, उसमें सरकार ने काफी प्रोत्साहन किया है। कोई भी सरकार रही हो, इस क्षेत्र के प्रति और इस समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है और इसके से थोड़ा भी चिंतित नहीं रही है। सीवान जिले में करीब 16 लाख मतदाता है, जिनमें ज्यादा संख्या किसानों की है और उनकी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की बंद पड़ी चीनी मिल। जनता इस चुनाव से जिले की किस्मत बदलने की उम्मीद लगाए हुए है। रविंद्र सिंह चौरण, राज्यसभा टीवी। पूर्वी बिहार के मधेपुरा जिले में बिजली सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। यहाँ छात्र पढ़ने के लिए और किसान सिंचाई के लिए बिजली से महरूम हैं। यही वजह है कि इस बार यहाँ जनता बिजली को लेकर राजनेताओं से पिछले 10 सालों का हिसाब लेने के मूड में नजर आ रही है। बिहार के मधेपुरा जिले में आज भी लोग बिजली की एक झलक पाने को मोहताज हैं। छात्र लालटेन में पढ़ाई करने को विवश हैं, तो दूसरी ओर पंपिंग सेट और बोरिंग मशीन बिना बिजली के बंद हैं, जिससे किसान परेशान हैं। आलम यह है कि किसान निजी पंप मालिकों को 2 गुना किराया देकर सिंचाई करने को मजबूर हैं। 2 पोस्ट के लिए अभी तक बिजली नहीं है हमरा गांव में। अब विधानसभा चुनाव आते ही लोग सड़कों पर हैं। नेताओं को भी प्रचार में जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता इस बार पिछले 10 सालों का हिसाब मांगने के मूड में है। पिछली बार मधेपुरा विधानसभा सीट से आरजेडी के चंद्रशेखर चुनाव जीते थे, लेकिन नेताओं के भी अपने अपने दावे हैं। यहाँ बिजली के अभाव में काफी कठिनाई हो रही है, और यहाँ अगर ये बोरिंग चालू हो जाती तो यहाँ 500 एकड़ जमीन का पटवन ढंग से होता। बिजली अगर रहती तो बिजली के चलते जो स्टेट बोरिंग बना हुआ है, जो पीएचडी का जो बड़ा बड़ा टावर लगा हुआ है, आज वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। तो उधर प्रशासन के भी अपने अलग तर्क है। नहीं, बिजली के लिए जो कार्यक्रम है वो ऑलरेडी पूरा तैयार पहले ही किया जा चुका है। 4 विधानसभा सीटों वाले मधेपुरा जिले में 5वें यानी आखिरी चरण के तहत 5 नवंबर को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।